हेलो दोस्तों, आज हम 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले भूगोल के चैप्टर नंबर 1 से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम अपना पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक या मानव भूगोल का पिता पूछे या मानव भूगोल का जनक, तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है रैटजेल, ऑप्शन बी में है रिटर यानी कार्ल रिटर, ऑप्शन सी में है हम्बोल्ट और ऑप्शन डी में है ब्लॉस, वाइडल डीला ब्लॉस इनका पूरा नाम है। तो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रैटजेल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? तो मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है मानव भूगोल, ऑप्शन बी में है भौतिक भूगोल और ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मात्रात्मक क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भौतिक भूगोल। मात्रात्मक क्रांति का संबंध भौतिक भूगोल से है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में है यूरोप यानी इसका संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मसाई जनजाति का संबंध है पूर्वी अफ्रीका के केन्या जगह से। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मानवतावाद किसकी एक विचारधारा है? तो मानवतावाद किसकी एक विचारधारा है? इसका ऑप्शन देखते हैं। समाजशास्त्र की, ऑप्शन ए में है समाजशास्त्र की, ऑप्शन बी में है सामाजिक विज्ञान की और ऑप्शन सी में है मानव भूगोल की और ऑप्शन डी में है अर्थशास्त्र की। तो इसका राइट आंसर होगा मानव भूगोल की। मानवतावाद मानव भूगोल की एक शाखा है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? तो भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, ऑप्शन बी है मानव भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, ऑप्शन सी है प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, ऑप्शन डी है सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। तो इसका राइट आंसर होगा भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं या मुख्य शाखाएं है क्रमबद्ध भूगोल भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फैब्रे संबंधित हैं। तो फैब्रे किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन को देखते हैं।
ऑप्शन ए है नियतिवाद, ऑप्शन बी है संभववाद, ऑप्शन सी है मानवतावाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फैवरे संभववाद से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है अल इदरीसी, ऑप्शन बी है रैटजेल और ऑप्शन सी है अल मसूरी और ऑप्शन डी है लुसियन फैवरे। लुसियन फैवरे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लुसियन फैवरे। लुसियन फैवरे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है सामान्य भूगोल, ऑप्शन बी है विशिष्ट भूगोल, ऑप्शन डी है मानव भूगोल, ऑप्शन सी है मानव भूगोल और ऑप्शन डी है जीव भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव भूगोल भौतिक दशाओं तथा भौतिक पर्यावरण के साथ मानव की अनुक्रियाओं से संबंधित है। यह विचार किस भूगोलवेत्ता ने व्यक्त किए थे? तो मानव भूगोल भौतिक दशाओं तथा भौतिक पर्यावरण के साथ मानव की अनुक्रियाओं से संबंधित है। यह विचार किस भूगोलवेत्ता ने व्यक्त किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्सवर्थ हटिंगटन। एल्सवर्थ हटिंगटन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी है संभववाद, ऑप्शन सी है मानववाद और ऑप्शन डी है समुद्र विज्ञान। ऑप्शन डी है समुद्र विज्ञान। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यात्रियों का विवरण, ऑप्शन बी है प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन डी है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और ऑप्शन डी है प्राचीन महाकाव्य। तो दोस्तों प्राचीन महाकाव्य यह भूगोल से संबंधित नहीं है। भूगोल ये तो इतिहास से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है प्राचीन महाकाव्य यह भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यह प्राचीन इतिहास के स्रोत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी मानवीय घटक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी प्राकृतिक घटक भी और मानवीय घटक भी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद और नियतिवाद दोनों में किसको महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन ए है मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है लोगों के अनुभव और ऑप्शन डी है मानवीय भाईचारा। ऑप्शन डी क्या है? मानवीय भाईचारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, दोनों ऑप्शन आ गए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो निम्न में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ऑप्शन ए है क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी है मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है स्थानीय संगठन, ऑप्शन डी है अन्वेषण और पर्यावरण। तो इनमें से कौन मानव भूगोल का एक उपागम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न पुस्तकों में से कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो निम्न पुस्तकों में से कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉस्मोस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए है लिंग भूगोल, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक भूगोल, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है सैन्य भूगोल और ऑप्शन डी है चिकित्सा भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? यह कथन किसका है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है कुमारी सैंपल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारी सैंपल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन देखते हैं। कुमारी सैंपल मानव भूगोल से संबंधित है, रेडजेल भी संबंधित है,
हटिंगटन भी संबंधित है, लेकिन बघेल रेल जो है ये संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो ऑप्शन ए है ब्लॉस वाइडल डी लवलॉस, इसको कहते हैं। ऑप्शन बी है हमबोल्ट, ऑप्शन सी है रेटजेल और ऑप्शन डी है टेलर। तो नौ निश्चयवाद की अवधारणा के जो प्रतिपादक थे वो थे ग्रिफिथ टेलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 21 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो मानव की मूल आवश्यकता से क्या संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है परिवहन, ऑप्शन बी है गृह निर्माण, ऑप्शन सी है कृषि और ऑप्शन डी है वस्त्र उद्योग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवहन। परिवहन मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। गृह हमें चाहिए रहने के लिए, कृषि चाहिए हमें फसल उपजा के खाने के लिए और वस्त्र चाहिए हमें पहनने के लिए, और उसके बाद परिवहन की आवश्यकता है जो मूल आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नियतिवाद या नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये है उसका नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर है, और नौ नियतिवाद के प्रवर्तक पूछे तो ये हो जाएंगे ग्रिफिथ टेलर, और नौ निश्चयवाद पूछे तो ये हो जाएंगे ग्रिफिथ टेलर। दोनों का ही ऑप्शन हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। तो नौ निश्चयवाद पूछे या नौ नियतिवाद पूछे, दोनों के प्रवर्तक कौन है? तो दोनों के प्रवर्तक है ग्रिफिथ टेलर। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, टेलर। टेलर को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? ग्रिफिथ टेलर। नौ नियतिवाद या नौ निश्चयवाद के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम कब से कब तक रहा, ये पूछा है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1960 के बाद, ऑप्शन बी है 1950 से 1960 और ऑप्शन सी है 1930 से 1940 और ऑप्शन डी है 1930 के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 से 1960। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द्रविड़, ऑप्शन बी है भारतीय यूरोपीय, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय यूरोपीय। और कम पूछे तो कम के लिए क्या हो जाएगा? चिन्नी तिब्बती। अगला क्वेश्चन है, आ ही गया अगला क्वेश्चन में, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या कम है, अभी अभी मैंने आपको बताया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिन्नी तिब्बती। चिन्नी तिब्बती भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो इसके
इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है समकलनात्मक अनुशासन। ऑप्शन बी है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन सी है मानव और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जो भूगोल का वर्णन नहीं करता वो उसका राइट आंसर होगा समकलनात्मक अनुशासन, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यह भूगोल का वर्णन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 तक ही था। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये मेरा पहला प्रयास है, इसलिए कहीं कहीं मुझे बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट जैसा हो जा रहा है। तो जहाँ भी गलती हो गई हो हमसे, हमें माफ़ कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।